ठीक है बच्चों, हम अब करते हैं आपका कम्युनिकेशन सिस्टम का चैप्टर स्टार्ट। मैंने कल कर दिया था। जैसे कि आप जानते हैं कि कम्युनिकेशन हम किसे कहते हैं, बताइए किसे कहते हैं कम्युनिकेशन, बता सकते हैं? वेरी गुड। एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी तकनीक जिससे हम आवाज का, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान कर सकें। जैसे बताया था मैंने आपको पहले भी कि अगर मेरी आवाज इस कमरे में आप तक पहुंच रही है तो मेरी आवाज के हिसाब से आप मेरे साथ कम्युनिकेशन, बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस कॉलेज के गेट पर कोई आदमी खड़ा है और मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं यहाँ से उससे आवाज लगाऊं, भाई व्हाट इज द साउंड, तो क्या वो मुझे वहां से उत्तर देगा? वाई? क्यों? क्योंकि मेरी आवाज तो उस तक पहुंची ही नहीं। भाई जब मेरी आवाज उस तक पहुंची नहीं तो वो मुझे उत्तर कैसे देगा? तो कम्युनिकेशन तो हुआ ही नहीं। कम्युनिकेशन मीन्स आदान प्रदान। समझ में बात? एक तरह का किसी भी चीज का हो सकता है, टॉकिंग का हो सकता है, मैसेजेस का हो सकता है ना, और कोई भी बातचीत का जरिया हो सकता है, मोबाइल फोन हो सकता है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको कल लिखवाया था, कम्युनिकेशन इज द एक्ट ऑफ, बताया था ट्रांसमिटिंग का, किसे करते हैं ट्रांसमिट? साउंड को। हमारी जो साउंड है वो क्या चीज है? जो हमारी साउंड है वो क्या चीज है, बताइए? वेव्स। वेव्स। वेव सीधा गले से निकली और कहाँ पहुंच गई? तुम्हारे गाँव। ऐसा होता है क्या? बीच में क्या चीज है उसके रास्ते में? उसके रास्ते में क्या चीज है? उसके रास्ते में हमारी क्या आती है? टंग। टंग। व्हाट इज द वर्क ऑफ दिस टंग? प्रेशराइज। किसको प्रेशराइज? जो गले से उठने वाली तरंग है। मैं, जीभ नीचे टकराई, कै, तालू टिप, गे, के, छह। देखिए, आप यूज करेंगे कि ये जो जीभ है ये अलग अलग तरह से वर्क करती है। कै की साउंड निकालनी है तो अलग प्रेशर करेगी, छह की निकालनी है तो अलग प्रेशर करेगी, गे की साउंड निकालनी है तो, इसका मतलब साउंड क्या चीज है? प्रेशर ऑफ द वेव, प्रेशराइज करना वेव को, वो है साउंड। ठीक है, तो अब मैंने कल आपको इसकी थ्योरी भी लिखवाई थी, शायद थोड़ी सी थ्योरी कल ऑनलाइन पढ़ी थी। यस मैम। मैंने आपको बताया कि इसमें 5 मेन टॉपिक हैं कम्युनिकेशन सिस्टम के। पहला मेन टॉपिक है कम्युनिकेशन सिस्टम ही इसका, ठीक है। दूसरा मेन टॉपिक क्या है इसका? बेसिक टर्म्स। तीसरा क्या है? एंटीना एंड नीड। और चौथा क्या है? प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और पांचवा है
मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, ये टर्म्स बताई थी मैंने इसमें आपको। पहला कम्युनिकेशन, दूसरा दूसरा क्या बताया था, बेसिक टर्म्स, और तीसरा क्या बताया था आपका, एंटीना, एंटीना एंड नीड ऑफ मॉड्यूलेशन, नीड ऑफ मॉड्यूलेशन। अच्छा, अब आप कहोगे कि मैडम जब हमारा आदान प्रदान बोल करके हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकता है, तो फिर हम किसी भी टेक्नोलॉजी के पीछे क्यों गए? इसीलिए गए क्योंकि मैं ये चाहती थी, क्योंकि मैं बहुत ही आराम परस्त थी। मुझे लगा कि जो मैं बोल रही हूँ, यहीं से मेरा चौकीदार या यहाँ से ही मेरा जो कोई दूसरा कुलीग या मेरा दूसरा कोई स्टूडेंट, वो भी मेरे बात सुन ले। जैसे आपने ऑनलाइन लेक्चर अटेंड किया, दैट इज कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन ही तो है। मैंने यहाँ बोला, आपने वहां ऑनलाइन क्लास अटेंड कर ली। ये किससे संभव हो पाया? जो वेरी कम्युनिकेशन टेक्निक बन गई। तो मैंने इसके बारे में आपको कल थोड़ा सा लिखवाया भी था बेटे, उससे आगे लिखवाते हुए। चौथा क्या था, ये था आपका प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, प्रोपेगेशन। देखो, ये जो कम्युनिकेशन सिस्टम में वेव्स चलती है ना बेटे, दीज आर आल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का चैप्टर पढ़ा हमने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का चैप्टर पढ़ा है ना, तो ये जो कम्युनिकेशन में जो तरंगे चलेंगी, दीज आर आल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और पांचवा है आपका मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। से नोट कर लो बेटे, पहले पांचों टॉपिक्स, 5 टॉपिक ही नोट कर लो। ठीक है, पांचों टॉपिक में से मैंने आपको एक मैं सिस्टम बना देती हूँ, क्योंकि वो सिस्टम समझना जरूरी है, जो नहीं आए थे कल। ये समझ गए? हम ये इस वाले चैप्टर में पांचों टॉपिक पढ़ेंगे। हमारा पहला टॉपिक चल रहा था कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम, इसकी डेफिनेशन लिखवाई थी मैंने कल, बता रहे थे क्या? कौन सा होता है ये, प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और फिर है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। तो भैया, हजारों मील तक मेरी आवाज चली जाए, यहाँ से बैठ के मैं अमेरिका में बात कर लूं, या फिर चैट कर लूं, पॉइंट टू पॉइंट कर लूं, समझ गए ना? जो कल आए थे बच्चे, सिक्योरली पॉइंट टू पॉइंट, और या मैं ब्रॉडकास्ट कर लूं। वो हंस क्यों रहे, समझ ही गए होंगे बच्चे? समझ में आई बात? समझ में आई बात? तो मैं सबसे पहले आपका एक छोटा सा कम्युनिकेशन सिस्टम बना रही हूँ, आप उसे बना लीजिए। ये हटा दो ना बेटे, थोड़ा सा एनर्जी को लाइए। ये देखिए बेटे, कम्युनिकेशन सिस्टम।
पहला टॉपिक। फिर है ये सोर्स। दूसरा ये है आपका मैसेज सिग्नल। मैसेज सिग्नल। दूसरा ट्रांसमिट। तीसरा चैनल। चौथा आपका आता है रिसीव सिग्नल। रिसीव्ड सिग्नल। और उसके बाद आता है रिसीवर। और उसके बाद आता है यूजर इंफॉर्मेशन। यूज ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ मैं खड़ी हूँ भारत में, इंडिया में। ठीक है। यहाँ मेरी बहन खड़ी है अमेरिका में। यहाँ मैं खड़ी हूँ इंडिया में, और वहां मेरी बहन कहाँ खड़ी है, अमेरिका में। तो चलिए मैंने यहाँ से फोन लगाया। शुरू करें। मैंने जो फोन लगाया, मैंने मुंह से बोला, मेरे मुंह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकली, तरंगे निकली। और फिर वो किसमें, वो मैसेज के रूप में सिग्नल गया। कहाँ गया, मेरे मोबाइल फोन में। दैट इज ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर किसमें लगा है, मेरे मोबाइल में। ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर का मतलब जो भी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज आ रही है उसको रिसीव ले लेना। ले ली। लेने के बाद इसमें यूज हो जाता है ट्रांसड्यूसर का। ट्रांसड्यूसर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, व्हाट इज द वर्क ऑफ ट्रांसड्यूसर? यस, चेंज करना। किसको चेंज करना, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जो हमारी वेव्स आ रही हैं, वॉइस वाली, आवाज वाली, कैसे प्रेशर वाली वेव, प्रेशर वाली जो वेव्स निकली मेरे मुंह से, ठीक है, वो किसमें चेंज कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में। इसको उसने चेंज कर दिया, वॉइस को चेंज कर दिया इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, ये वाला इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल कहाँ पहुंचा, चैनल में। ठीक है, चैनल में पहुंचा। अब ये तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल चैनल में पहुंचा, तो वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के रूप में ही रहेगा। उसके बाद यहाँ से ये चला आगे, और ये पहुंचा कहाँ पे, ये जो चैनल है ये आपका स्पेस में, आपके जो लगे हैं, क्या बोलते हैं उसको, जिससे वेव्स जाती हैं फिर आती हैं, क्या बोलते हैं ये, स्पेस में कौन से छोड़े जाते हैं, सैटेलाइट्स। जो सैटेलाइट्स लगे हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल है ये कहाँ पहुंचा, सैटेलाइट में। ठीक। अब सैटेलाइट से TIR हुआ, टोटल इंटरनेट रिफ्लेक्शन, वहां से गया वापस आया। ये कहाँ आया, अमेरिका वाली मेरी बहन के मोबाइल में। ठीक है, उसके फोन में आ गया, वहां उसने रिसीव कर लिया। लेकिन भाई वो तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल था, अब मेरी बहन कोई जादू करनी थोड़ी है जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल सुन लेगी। मेरी बहन भी तो एक इंसान ही है। उसने कहा मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो उस रिसीवर के अंदर फिर से लगा दिया एक ट्रांसड्यूसर। यहाँ पे क्या लगाया, ट्रांसड्यूसर। उस ट्रांसड्यूसर ने, जो इसने यहाँ पे वॉइस सिग्नल को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में चेंज किया था, यहाँ का रिसीवर का ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को फिर से वेव प्रेशर में चेंज करेगा या वॉइस में चेंज करेगा। समझ में आई बात। ये फिर से इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को किसमें कन्वर्ट करेगा बेटे, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को कन्वर्ट करता है, किसमें कन्वर्ट किया, वॉइस सिग्नल या प्रेशर वाले में। ठीक है। और जैसे ही चेंज हुआ, और वो कहाँ तक, रिसीवर कहाँ लगा हुआ है, कान के साथ। तो जैसे ही वो वॉइस वेव प्रेशराइज हुई,
तो आवाज आने लगी फिर, और वो वहां तक पहुंच गई मेरी मोबाइल। समझ में आई बात? कैसे यहाँ से एक जगह से फोन, मतलब मैं यहाँ से बैठ के तुम्हारे को फोन करती, तो क्या वो वेव ऐसी जाएगी? हमकी वेव कैसे जाएगी? पहले ट्रांसड्यूसर के दौरान होते हुए ट्रांसमीटर में, फिर चैनल पे, चैनल से फिर उसके रिसीवर में, रिसीवर पे फिर ट्रांसड्यूसर से, और फिर ट्रांसड्यूसर से फिर इसके रिसीवर, दोबारा उसके रिसीवर में जो लगा है वॉइस में। समझ में आई बात? और इतना सारा प्रोसेस करने में कितना टाइम होता है? 1 सेकंड में तो कॉल नहीं मिलती। 1 सेकंड में दौड़ा के देख लो। 1 सेकंड में क्यों टीना से बोलती रहती है, 2 3 बार, 3 4 बार बोलती है, 5 बार बोलती है, और उसके बाद फैल जाती है। कम से कम 5 से 8 सेकंड का समय लगता है कॉल जाने में। चाहे आप 5 से 8 सेकंड का टाइम लगता है। 1 2 3 4 5, तब जाकर के दूसरी तरफ घंटी की आवाज सुनाई देती है। 5 सेकंड या 8 सेकंड में पहले कॉल कहाँ जाती है, सैटेलाइट पे, और फिर वहां से वहां जाती है जहाँ रिसीवर। समझ में आई बात? तो जो थ्योरी मैंने जहां तक छोड़ी थी, और नॉइज भी बता दिया था, मेन मेन मैंने। नॉइज किसे कहते हैं? वैसे तो नॉइज की भाषा है शोर, लेकिन अगर कम्युनिकेशन सिस्टम में नॉइज किसे कहते हैं? वो वाले सिग्नल्स जो हमें नहीं चाहिए, जैसे कहीं पे क्रॉस कनेक्शन लग जाना, या किसी का क्रॉस कनेक्शन मेरे फोन पे लग जाना। मिलाया तो किसी और ने कहीं और था, लेकिन लग गया मेरे पास। दैट इज नॉइज। बेकार का फोन है। और जैसे कि मैंने आपको फोन लगाया, लेकिन आपसे जो बात हो रही है वो कट कट के हो रही है, आपकी साउंड मुझ तक ठीक नहीं आ रही और मेरी साउंड आप तक ठीक नहीं आ रही, दैट इज नॉइज। जो कट कट के आ रही है वो बेकार है, समझ ही नहीं आ रहा मुझे तो। दैट इज कॉल्ड नॉइज। कम्युनिकेशन मैंने आपको बता दिया था 2 तरह का होता है। पॉइंट टू पॉइंट, वेरी सिक्योरली, सेफ्टी से, जो कोई और ना सुन सके। दूसरा बताया था ब्रॉडकास्ट, जिसे हर कोई पढ़ सके, जिसे हर कोई सुन सके। ऐसे भी तो मैसेज होते हैं जिन्हें हर कोई पढ़ सके, जैसे गुड मॉर्निंग विशेष, क्या बताया था। और आरती कर लो भैया, आज सोमवार है, आरती कर लो भैया, आज मंगलवार है। बताते हैं, अरे गर्मी आ गई, पानी रख लो कबूतरों के लिए, कैसे बोलते हैं, बड़े बूढ़े बताते नहीं रहते। अरे भाई ये कर लो, अरे भाई वो कर लो, वो चैट वाले मैसेज, इस तरह के वो ब्रॉडकास्ट होते हैं कम्युनिकेशन। और इम्पोर्टेंट मैंने आपको ये सारे बता दिए थे, लिखा एटेन्यूएशन बताया था, सारी चीज बताई थी। अब मैं बता रही थी बैंडविड्थ भी। बैंडविड्थ तक लिखवा दिया था मैंने, निकालिए जरा जल्दी से जो लिखाया था कल। बैंडविड्थ तक लिखवाया था। क्या था बैंडविड्थ? वह रेंज जिसमें सिग्नल चल रहा है बैंडविड्थ कहलाती है। जो मेरा सिग्नल है बेटे आवाज वाला, वो आप कौन सी रेंज तक सुन सकते हो? 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो श्रव्य तरंगे होती हैं, जिन्हें आप सुन सकते हो। तरंगे 3 तरह की है ना, अपश्रव्य, पराश्रव्य, एक तो अपश्रव्य, श्रव्य, पराश्रव्य। एक 20 हर्ट्ज से छोटी फ्रीक्वेंसी की, जिसे आप नहीं सुन सकते, और एक 20,000 से ऊपर की, जिसे आप नहीं सुन सकते। आप किस रेंज की तरंगे सुन सकते हो? 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच। लेकिन जो 20 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की है, वो ऐसी आवाज आती है बहुत धीमी। समझ में आया? नहीं आया? समझ में ही नहीं आया? समझ में ही नहीं आया? और अगर मैं यहाँ चिल्ला दूं, चिंगार दूं, जिससे कि कान के पर्दे फटने लगे, वो 20,000 हर्ट्ज की हो गई, वो भी समझ में नहीं आएगा, गूंजेगी आवाज। तो इसी के बीच की कहीं कोई फ्रीक्वेंसी होती है जिसे मैं बोलती हूँ और तुम लोग सुनते हो। ठीक है, मान लीजिए 1,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे मैं बोल रही हूँ अब, और आप लोग सुन रहे हो। व्हाट डू यू मीन बाय 1,000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी? क्या मतलब है 1,000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी?
श्रव्य तरंगे तो समझ गई, जिसे आप सुन सकते हो, जिन तरंगों को आप सुन सकते हो, दैट इज कॉल्ड श्रव्य। एक है, मैंने ये बोला कि अगर मैं 1000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की तरंगों से बोल रही हूँ, मेरी फ्रीक्वेंसी है, तो इसका अर्थ क्या है दैनिक जीवन में, सामान्य भाषा में अर्थ क्या है? फ्रीक्वेंसी बताइए। एक सेकंड में जितनी बार कोई ऑसिलेशन करती है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। बताया था। एक सेकंड में जितनी बार कोई वेव ऊपर नीचे होती है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। साउंड से निकलने वाली साउंड भी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वेव प्रेशराइज वेव है। तो अभी तो एक सेकंड में ऑसिलेशन करेगी, एक सेकंड में 1000 ऑसिलेशन करेगी, ये मेरी जवाब। एक सेकंड, समझ में आ रही बात? देखो उसका मतलब ये समझ में आई कि मेरी जबान से निकलने वाले जो लफ्ज हैं, जो जबान वेव प्रेशर है, वो एक सेकंड में 1000 बार ऑसिलेट होती है। एक सेकंड में कितनी बार? 1000। उसे कहते हैं मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मेरी फ्रीक्वेंसी की। मैं इस फ्रीक्वेंसी से बात करी, अगर मैं 200 कर दूं, अपनी बोलने की फ्रीक्वेंसी कितनी कर दूं, तो एक सेकंड में बस 200 बार ऑसिलेशन होंगे, धीरे धीरे। हाँ, और बहुत धीरे कर दूंगी, एक सेकंड में कितने हुए? अगर फ्रीक्वेंसी 20 है, तो मतलब एक सेकंड में 20 बार ही ऑसिलेशन हुए, गई गुजरी आवाज। समझ में आई बात? और 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी मतलब एक सेकंड में 20,000 बार। कानों के पर्दे साफ, क्लियर? समझ में आई? हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का मतलब समझ में आया? तो ये तो था बेटे रेंज, किस रेंज में हम लोग सुन सकते हैं, मिनिमम रेंज क्या है और मैक्सिमम रेंज क्या है। बट एक वर्ड होता है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ उसे कहते हैं जिस रेंज पे, जिस फ्रीक्वेंसी पे मैं आपको कुछ बोल रही हूँ, वो कहलाती है आपकी बैंडविड्थ। समझ में आई बात? देखो बेटे, रेंज की दो वैल्यू हो गई, एक तो लोएस्ट और एक अपर। जो इसके बीच में जो कोई रेंज जिसपे मैं काम कर रही हूँ या बोल रही हूँ, वो क्या कहलाती है? बैंडविड्थ। क्या होती है? तो लिखिए जल्दी फटाफट बैंडविड्थ से। बैंडविड्थ वह रेंज जिसमें सिग्नल चल रहा है, हेडिंग डालिए बैंडविड्थ, लिखा हुआ है, ठीक है। बैंडविड्थ जिसमें सिग्नल चल रहा है, बैंडविड्थ कहलाती है। नेक्स्ट है मॉड्यूलेशन, फटाफट डालिए अगला हेडिंग, हाथ तेज चलाइए जरा। मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट, देखिए बेटे, लिखिए अगर हमें बहुत, लिखिए अगर हमें बहुत दूरी पर सिग्नल भेजना है, अगर हमें बहुत दूरी पर सिग्नल भेजना है, लेकिन सिग्नल की स्ट्रेंथ या एनर्जी, स्ट्रेंथ, पावर, सिग्नल की स्ट्रेंथ या एनर्जी इतनी नहीं है कि वह दूर तक पहुंच सके, तो इसके लिए हम इसको दूर तक पहुंच सके, इसके लिए हम इसको, किसको? सिग्नल को। इसके लिए हम सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल पर, इसके लिए हम सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल पर बैठा देते हैं।
मतलब इसका मतलब ये है, मेरे टांगों में बहुत दर्द है, घुटनों में बहुत तेज दर्द है, मैं जो है नवाबगंज नहीं जा सकती। लेकिन अगर मैं एक्टिवा पे बैठ जाऊं तो वो तो मुझे नवाबगंज ले जा सकती है बिना थके। इसका मतलब क्या हुआ, मेरे अंदर तो एनर्जी नहीं है, लेकिन उसके मेरा जो एक्टिवा है उसके अंदर पेट्रोल है, उसके अंदर तो एनर्जी है। वो मुझे अपनी एनर्जी पे बिठा के ले गया और वहां गई दुकान पे, उसने मुझे उतार दिया। यानी फिर से मैं जमीन पे चल उतर गई वहां पे। यानी यहाँ से लो एनर्जी के सिग्नल को मैंने हाई एनर्जी के सिग्नल, हाई फ्रिक्वेंसी के सिग्नल पे बिठाया और पहुंचा दिया जहां पहुंचाना था, क्योंकि उसकी अपनी तो पावर थी नहीं इतनी। मैंने क्या बताया, कुछ सिग्नल्स ऐसे होते हैं जो वीक होते हैं, जो ज्यादा बहुत ज्यादा दूरी है वहां तक नहीं पहुंच सकते। वीक सिग्नल जिसे कहते हैं ना, वीक सिग्नल है या नहीं आ रहे, तो वहां तक पहुंचाने के लिए हम कैसे करेंगे, सिग्नल को मॉड्यूलेट करेंगे। मॉड्यूलेट कैसे करेंगे, उसे हाई फ्रिक्वेंसी के सिग्नल पर चढ़ा देंगे, बिठा देंगे। उस सिग्नल को हम हाई फ्रिक्वेंसी के सिग्नल पर बिठा दिया और उड़ा करके ले गए और वहां उतार दिया जहां हमें रिसीवर है हमें चाहिए, जो दूसरा सामने पार्टी, वहां उतार दिया। वहां उससे उतरने के बाद वो फिर से अपने उस फोन में रिसीव कर लेगा। समझ में आई बात, बात समझ में आई। हम यहाँ से अपने एक्टिवा पे सवार होकर के वहां पहुंच गए, वहां से उतर के अपना काम कर लिया। मेरे अंदर तो एनर्जी थी नहीं, एक्टिवा की एनर्जी यूज कर ली मैंने। तो वही काम है इसमें, बस मैंने लो फ्रिक्वेंसी के सिग्नल को हाई फ्रिक्वेंसी के सिग्नल पर बैठा दिया और बैठा कर क्या किया, दूसरे साइड ये लिखिए आगे, जो इसको लेकर के दूसरी साइड तक चला जाता है, जो इसको लेकर दूसरी साइड तक चला जाता है, वहां पहुंचने पर फिर से इसको डीमॉड्यूलेट कर देते हैं। डीमॉड्यूलेट समझ गए ना, जैसे बिठाया था हाई फ्रीक्वेंसी पे, फिर हमने उसे उतार लिया, हाई फ्रीक्वेंसी से उतार लिया कम फ्रीक्वेंसी वाले में, फिर से इसको डीमॉड्यूलेट कर देते हैं। लो फ्रीक्वेंसी को मैसेज सिग्नल, और जिस हाई फ्रीक्वेंसी पर भेजा, लो फ्रीक्वेंसी को मैसेज सिग्नल, और जिस हाई फ्रीक्वेंसी पर भेजा उसे कैरियर वेव कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आइए, डीमॉड्यूलेशन। अभी पढ़ा मॉड्यूलेशन, अब पढ़ेंगे डीमॉड्यूलेशन। क्या होता है डीमॉड्यूलेशन, तो क्या, कहां से, जिस लो फ्रीक्वेंसी को मैसेज सिग्नल, लो फ्रीक्वेंसी को मैसेज सिग्नल कहते हैं, और जिस हाई फ्रीक्वेंसी पर भेजा उसे कैरियर वेव कहते हैं। लिख लिया इसमें। फिर है डीमॉड्यूलेशन, दूसरी तरफ हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल से, लिखिए डीमॉड्यूलेशन, लिखिए दूसरी तरफ हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल से मैसेज सिग्नल को, दूसरी तरफ हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल से, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल से मैसेज सिग्नल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सट्रैक्ट मतलब अलग कर देते हैं, छान के कह दो, एक्सट्रैक्ट मतलब अलग करना। एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट करते हैं किसको, वेव कैरियर से मैसेज सिग्नल को उतार लिया, जो मैसेज सिग्नल है उसको वेव कैरियर से उतार लिया, और जिसे डॉट डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, रिपीटर्स। रिपीटर्स, व्हाट डू यू मीन बाय रिपीटर्स, रिपीट करने वाला,
देखिए, जब मैंने यहाँ से अपने उसको फोन मिलाया पहाड़ों में अपने भाई को, तो वहां तक आवाज नहीं गई। जब वहां तक, क्योंकि पहाड़ों में क्या होता है कि सिग्नल बड़ी दिक्कत से पहुंचता है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, वहां तक जल्दी पहुंचाने के लिए मैंने रिपीटर्स को चुना। मैंने कहा कि पहले मैं कम वाले को भेजूंगी, पहले मैंने एक को भेजा, उसने आके सिग्नल को दूसरे के पास भेजा और दूसरे ने आके मेरे भाई तक पहुंचा दिया। समझ में आई बात? सीधा सिग्नल मैं अपने भाई तक नहीं पहुंचा पा रही, वीक सिग्नल्स है पहाड़ों में। तो मैंने पहले क्या किया, बीच में टावर पर अपने सिग्नल को भेजा, फिर उसने दूसरे टावर को भेजा, दूसरे टावर ने फिर उस टावर पर भेजा। उससे क्या हुआ, रिपीट हुआ, बार बार प्रोसेस, भेजने का जो प्रोसेस है वो क्या हुआ, रिपीट हुआ। लेकिन अब की बार आवाज बिल्कुल साफ और क्लियर वहां तक पहुंच गई। समझ में आई बात कि वहां तक सिग्नल कैसे पहुंच गया? उसे क्या कहते हैं आप, रिपीटर्स। लिखिए फटाफट। जब हम पहाड़ों पर जाते हैं, वहां सिग्नल आसानी से नहीं मिलते, क्योंकि यहाँ पर जब कोई सिग्नल भेजा जाता है तो यहाँ रिफ्लेक्शन बहुत करता है। रिफ्लेक्शन मतलब जो सिग्नल है वो कोई पहाड़ों से टकराता है बेटे, जो वेव है वो पहाड़ों की ऊंचाइयों से टकराती है और रिफ्लेक्ट होती है। जैसे आप पहाड़ों पे खड़े होकर के अगर बोलोगे तो वापस आती है ना आवाज, तो जब तुम्हारी आवाज वापस आती है, इसी तरह से जो वेव है, वेव जब पहाड़ों से टकराएगी तो वो भी तो रिपीट करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी, तो वो रिफ्लेक्शन के कारण जो है दिक्कत करती है। देखिए, तो यहाँ रिफ्लेक्शन बहुत करता है। ऐसी स्थिति में सिग्नल पहुंचाने के लिए, ऐसी स्थिति में सिग्नल पहुंचाने के लिए हम रिपीटर का प्रयोग करते हैं। जैसे चिट्ठी बहुत दूर के लिए जानी है, पहले एक आदमी को, बिल्कुल जैसे चिट्ठी बहुत दूर तक जानी है, पहले एक आदमी को, फिर से दूसरे, फिर इसे ही दूसरे आदमी को, और फिर दूसरे से तीसरे आदमी को, और फिर यूजर को चिट्ठी मिलती है। तो कितने रिपीटर्स यूज हुए, तीन। लिखा या नहीं लिखा जा रहा? तेज बोल रही है, ज्यादा जल्दी, हाँ? जल्दी बोल रही है, लिखा नहीं आ रहा? लिख लिया है, पक्का लिखा जा रहा है? चलिए, उसके बाद लिखिए एंटीना। देखिए बेटे, एंटीना हर घर में पहले जब छोटा ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता था, तो वो डंडियों वाला एंटीना होता था, जिसमें 7 या 9 डंडियां होती थी। कहते थे कि जिस एंटीना में जितनी ज्यादा डंडियां होंगी उतनी ही क्लियर पिक्चर आएगी, उतनी क्लियर साउंड आएगी, है ना? पहले 9 डंडियों वाला हुआ, फिर 7 डंडियों वाला हुआ, फिर 5 डंडियों वाला हुआ, और धीरे धीरे अब वो जैसे जैसे टेक्निक आगे बढ़ती गई, वो जो एंटीना था उसने एक छतरी का रूप ले लिया। किसका रूप ले लिया? छतरी का। अब हम टीवी को वो एलईडी टीवी ने भी अब एलईडी का रूप ले लिया। अब घर में जो एलईडी चलता है वो किससे चलता है? छतरी से चलता है। सबको ही पता है। डिश एंटीना, टाटा स्काई, टाटा प्ले, समझ में आ गई बात? तो अब एंटीना की जगह हट गई। क्या काम होता है उसमें? जो हमें सैटेलाइट से, सुन लीजिए, जैसे जो छतरी में है, छतरी में भी वेव्स आती है सैटेलाइट से। पहला तो ये है कि अब जब स्क्रीन है ना, स्क्रीन जो बनी हुई है,
टीवी की, एलईडी की, वो हजारों करोड़ों अरबों इलेक्ट्रॉनों से मिलकर के बनती है। अगर मैं इस स्क्रीन, जैसे इसमें मेरा मेरा चित्र आ रहा है, जैसे मोबाइल ही है, मोबाइल की स्क्रीन पे मेरी फोटो आ रही है, तो मेरी जो फोटो है ना, वो करोड़ों इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बनी है। इलेक्ट्रॉन्स एक साथ हो गए तो मेरा माथा बन गया, मेरी आईज बन गई, मेरे नाक बन गया, मेरा हैंड बन गया, और कुल मिलाकर के मेरी फोटो क्रिएट हो गई। और जब मैं कुछ काम करती हुई चलती हूँ, मेरी फोटो, कौन सी वीडियो बनाते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। क्या करते हैं? जस्ट लाइक दिस वॉल, ये वॉल बनी हुई है, कितने हॉल्स हैं इसमें, छोटे छोटे, बहुत सारे, अनलिमिटेड, अनगिनत। तो ये देख लीजिए कि अगर इस तरह की आपकी स्क्रीन है टीवी की, तो ये जो एक एक बिंदु है, एक एक इलेक्ट्रॉनों का काम करता है और वो फिगर बना लेता है। क्या बना लेता है? फिगर। यानी कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ही इसमें सारा खेल करते हैं स्क्रीन पे। कोई, और यहाँ जो सिग्नल है वो कहाँ पहुंचा? एंटीना के पास। अब लिखिए एंटीना आर ऑफ टू टाइप। लिखिए एंटीना दो तरीके का होता है। नंबर वन, हर्ट्ज एंटीना। हर्ट्ज, लिख रही हूँ मैं, बता रही हूँ। हर्ट्ज, ठीक है। नंबर दो, मार्कोनी। मैक्रोनी नहीं, मार्कोनी। देखिए, ये जो शेप और साइज है एंटीना का, ये होता है आपका, इसकी जो साइज है, इधर देखेंगे बेटे, वो है लैम्डा बाय 2, और इसका जो साइज है वो है लैम्डा बाय 4। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैम्डा? द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड लैम्डा। जो स्क्रीन बनी हुई है वो हजारों बिंदुओं से मिलकर बनी है, और उन दो बिंदुओं के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है? लैम्डा। और ये लैम्डा, जो दो एंटीना है, एंटीना पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टकराई और उसने एब्सॉर्ब कर ली, ठीक है। अगर लैम्डा बाय 2 साइज का है वो कहलाएगा हर्ट्ज एंटीना, और लैम्डा बाय 4 का है तो वो कहलाएगा मार्कोनी एंटीना, साइज इसका। फिर लिखिए एंटीना के अंदर चार्ज, जल्दी लिखिए, एंटीना के अंदर चार्ज ऑसिलेट करके, चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, क्यू भी हो सकता है, चार्ज इलेक्ट्रॉन ही तो है। चार्ज ऑसिलेट करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को बनाते हैं। एंटीना के अंदर अब क्या पैदा हो गई? वही इलेक्ट्रॉन्स ने पैदा कर दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। उसके बाद अगला हेडिंग डालिए, प्रोपेगेशन, प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नेक्स्ट एंटीना के बाद है प्रोपेगेशन। जो हमारा सिग्नल है ना, उसका प्रोपेगेशन कैसे होता है? लिखिए, फटाफट लिखेंगे। जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जब हम ईएम वेव को चार्ज करते हैं, तब यह प्रोपेगेट होती है। प्रोपेगेट होने मतलब चलती है। चार्ज समझ गए? क्या समझे? कुछ नहीं समझे? जो छतरी है ना, 370 रुपए में महीना चार्ज करवाते हैं जिसे हम, ये वो वाला चार्ज। अगर छतरी डिस्चार्ज हो, चार्जिंग खत्म हो जाए छतरी की, तो आता है सिग्नल,
कुछ नहीं आता, कहते जी सिग्नल उड़ गया आपके, अब स्क्रीन नहीं आएगी। तो हम उसे पैसे देकर, या फ्री वाला होता है उसमें हर टाइम रहता है चार्जिंग, होल लाइफ टाइम फ्री वाला। समझ में आ गई चार्जिंग? जब हम छतरी को चार्ज करवाते हैं, अब देखिए, जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को चार्ज करते हैं तब प्रोपेगेट होती है इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसमें जाती है छतरी में, ठीक है। अर्थ के पास, लिखिए फटाफट, अर्थ के पास, पृथ्वी के पास बहुत सारी लेयर होती हैं। जो एटमॉस्फेयर की होती है, जो एटमॉस्फेयर की होती है, लेकिन जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं, जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो हमें देखना होता है इन लेयर्स में आयन, क्योंकि अर्थ के सबसे पास वाली लेयर स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटो स्ट्रेटोस्फियर, देखिए बेटे, ये मेरी अर्थ है, और ये इस तरह से यहाँ लेयर होती है बहुत सारी, वायुमंडल होता है ना, मेरी पृथ्वी के चारों ओर क्या है, वायुमंडल है, वायुमंडल में बहुत सारी परतें हैं, है ना। तो जो ये है सबसे पास वाली परत, इसका नाम होता है स्ट्रेटोस्फियर, दैट इज डिफाइंड एज डी, ठीक है। डी के बाद जो लेयर होती है वो होती है आपकी ई, ई ये वाली, और उसके बाद होती है F2, और उसके बाद होती है F1। लिखिए फटाफट। इस लेयर को क्या है, मैंने क्या लिखवाया, क्योंकि अर्थ के सबसे पास वाली लेयर स्ट्रेटोस्फियर, उसके बाद थर्मोस्फियर, थर्मोस्फियर, नहीं एक मिनट रुको बेटे जरा, जो पहली वाली है वो तो है ट्रोपो, ट्रोपो बेटे, फर्स्ट है ट्रोपो, यहाँ पे लिखो ट्रोपो, ट्रोपो, ट्रोपोस्फियर। जो दूसरी है वो है स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर दूसरी वाली, पहली डी और दूसरी ई। तो पहले कहाँ पहुंची इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, देखिए उसपे लिखिए, इसके बाद ट्रोपोस्फियर, उसके बाद स्ट्रेटो, उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर, और फिर थर्मोस्फियर की लेयर्स होती हैं। जब सूर्य की लाइट इन पर पड़ती है, तो गैस के एटम्स, यानी वायुमंडल में सारी गैसें हैं ना बेटे, इनके जो एटम्स हैं वो आयनों में टूट जाते हैं, गैस के एटम्स आयनों में टूट जाते हैं। ये पाया गया कि आयनों की डेंसिटी, कहाँ पे हुए, कहाँ रुके, कहाँ पे रुकी बेटा, आयनों की डेंसिटी वेरिएबल होती है। कहाँ पे रुकी, तुम्हारा कलम कहाँ रुकी, गैस के आगे, देखो लिखिए, गैस के एटम्स
जल्दी लिखिए, गैस के एटम्स आयनों में टूट जाते हैं। लिख लिया? आपने लिख लिया? ये पाया गया कि आयनों की डेंसिटी वेरिएबल होती है और हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या TIR लिख लीजिए करवा करके वापिस अर्थ पर ला सकते हैं। TIR करवा करके वापिस अर्थ पर ला सकते हैं। मतलब यहां से मैंने कॉल करी, इधर देख लो, यहां से मैंने कॉल करी, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहाँ गई? ऊपर सैटेलाइट में जाने के लिए उसे इन वायु की परतों से टकराना पड़ा। सबसे पहले वो ट्रोपो से टकराई, फिर स्ट्रेटो से टकराई, फिर थर्मो से टकराई और फिर वो आगे सैटेलाइट में गई। और जब वहां पहुंची, वहां पहुंचने के बाद रिफ्लेक्ट हुई वहां से TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण, और फिर वापस आई कहां पर? दूसरे आदमी के रिसीवर में गई। यहाँ पे मैं खड़ी थी, यहाँ दूसरा आदमी था, तो यहाँ से फोन गया, इस तरह से यहाँ आना है, तो क्या हुआ? सैटेलाइट और भी आगे। ठीक है, तो पहले बार जाते वक्त टकराई और फिर आते वक्त टकराई। देखिए, लिखिए। हम्म, बहुत फर्क है। 2 मिनट बस। हेलो। चलिए, यहाँ तक बैटरी डाउन है सबकी? यस मैम। यस मैम। तो ऐसा है कि हम कहाँ तक आए? हम यहाँ तक आए कि गैस के एटम्स आयंस में टूट गए। ठीक है, और ये पाया कि आयनों की डेंसिटी वेरिएबल होती है। बस यहाँ तक लिख लीजिए, उसके बाद फिर कर लेंगे। ठीक है, पता नहीं, मैं अभी तो मेरे ख्याल से टाइम भी कम हुआ है, लेकिन तुम लोगों को लगेगा अभी तो 12 40 मिनट। चलो, परसों बन जाएगी। ठीक है। ये कितना लिखा है ना, ये पढ़ क्या? चल।